हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिस इज योर पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्दी आएगा, सो टेंशन मत लीजिए, जल्दी इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद फोन पे टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन एम्ड एट एक्सपैंडिंग कवरेज टू अंडर सर्व्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो आपका लोअर इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए बेसिकली आपका हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस लाने के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है फोन पे के साथ। ठीक है, और ये यहाँ पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा एज ग्रुप है, 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है इनके लिए आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो अवेलेबल नहीं की जाती, जिन्हें मिसिंग मिडिल के नाम से यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए ये यहाँ पे जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने लोअर इनकम इंडिविजुअल्स जो हैं इनके लिए आपका जो प्रीमियम है वो भी लो कॉस्ट रखा है, जैसे पर डे 12 रुपीज़ पर डे का जो है ये आपका प्रीमियम है, या फिर 4380 पर ईयर जो है ये इसका प्रीमियम रहेगा, और कवरेज कितना रहेगा, 3 लाख का रहेगा। ठीक है, एक और चीज कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि जो आपकी जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे ये है, तो ये जॉइंट वेंचर है कौन सी कंपनीज का, एक तो HDFC लिमिटेड का और दूसरा है एर्गो इंटरनेशनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस अ फ्यूचर रेडी टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस नाम का टर्म इंश्योरेंस प्लान रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इट इज लॉन्च बाय द SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, और इसका पूरा नाम है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। ठीक है, अब ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये लाइफ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अप टू 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अंडर दी होल लाइफ ऑप्शन और अप टू 79 ईयर्स ऑफ एज फॉर अदर टर्म ऑप्शंस। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसके करंट MD एंड CEO हैं अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI बैंक एंड PNB परिबास कार्डिफ का, जो आपकी फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च दी BOB DG उद्यम प्लेटफॉर्म, अ कोलेटरल फ्री डिजिटल लेंडिंग स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक BOB DG उद्यम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सकेगा। किससे मिल सकेगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि लोन अमाउंट रेंज क्या है। तो यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख तक का लोन जो है वो आपको मिल सकता है, वो आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिल सकता है 1 साल के लिए। ठीक है, जो स्कीम है ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन जो है प्रोवाइड करती है थ्रू कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में आपकी है, और 1 साल के लिए ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दी सेंट्रल गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब जो ये लोन है ये डिजिटली आप जो है प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हो, विद इन अ मिनट ये आपको सेंक्शन किया जाएगा। साथ में ही जो फाइनल लोन अप्रूवल है ये आपका होगा तेजस लोन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेस सिस्टम के थ्रू, जो BOB का आपका एंड टू एंड डिजिटल लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, इससे फाइनल लोन अप्रूवल आपका होगा। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली कमिटेड रुपीज 498 करोड़ अप्रोक्सीमेटली $60 मिलियन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मधुरावाड़ा सिवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्ट के लिए 498 करोड़ अमाउंट जो है वो दिया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, दैट इज IFC ने, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो विक्टोरिया डेलमिन जो आपके हेड है IFC एशिया के, एंड केतन गर्ग जो कमिश्नर है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन हुआ था।
अब जो ये प्रोजेक्ट है मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल जो फंडिंग आपकी है वो है, मतलब ये जो बजट जो आपका है इस प्रोजेक्ट का वो है 553 करोड़ का, जिसमें से आईएफसी ने कितना दिया है 498 करोड़, और रेस्ट जो आपका है वो आपका मैनेज कर रहा है जीवीएमसी। ओके, नाउ बात करते हैं आईएफसी की। आईएफसी को 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एंड इसके करंट हेड है मख्तियार दियूब। ठीक है, अब आईएफसी जो है ये आपका आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, इसमें आपका 5 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं आईएफसी के साथ साथ। आईबर्ड, IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA 1988 में, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966 में। तो ग्रुप बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसमें 5 इंस्टीट्यूशन कौन से आते हैं ये क्लियर हुआ। नाउ अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में। प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं अजय बांगा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, now next question is which Indian bank signed 100 million euro line of credit agreement with France based Agence Francis de Development, that is AFD, to promote green financing and support India's low carbon transition। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। ठीक है, फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन हुआ है, प्रमोट करने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट करने के लिए लो कार्बन ट्रांजिशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट मेंटेन बाय द क्रिसिल फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्रिसल्स ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बताई है 6.5% की। ठीक है, कितना बताई है 6.5% की, वेयर एज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इट इज योर 7.8%। Next is which small finance bank has launched 2 FD-backed secure credit cards, namely Rupee Select Credit Card and Rupee Platinum Credit Card। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने FD बैक्ड आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? तो इट इज योर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये दोनों आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं। पहला क्रेडिट कार्ड जो है इसके लिए मिनिमम FD में जो अमाउंट आपका है वो कितना होना चाहिए, इट इज 1,11,500 रुपीज, वेयर एज जो प्लैटिनम वाला है इसके लिए आपका मिनिमम जो आपका अमाउंट है वो होना चाहिए 1,000 का इन दी FD। ठीक है, अब जो कार्ड है दे आर फुली UPI इनेबल्ड एंड कस्टमर जो है उनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा अप टू 8.40% का ऑन देयर FD बैलेंसेस, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द HSBC India Manufacturing PMI report, Purchasing Manager Index report compiled by S&P Global, what was the value of India's manufacturing purchasing managers index in August 2025, marking a new high। तो recently आपका मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। ये हर मंथ का लॉन्च किया जाता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, परफॉर्मेंस या हेल्थ कैसी है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, कैसा चल रहा है, तो वो ये हमें बताता है। और इस बार अगस्त 2025 की जो आपके इंडेक्स है ये पहुंची है 59.3 पे। ठीक है, कितना पहुंचा है ये 59.3 पे, जो हाईएस्ट है। पिछली बार मतलब जुलाई 2025 का ये 59.1 था और इस बार ये इंक्रीज होके 59.3% हुआ है। ठीक है, अब बात करें अगर PMI स्कोर की, तो अगर स्कोर जो है वो अबव 50 है तो ये बताता है एक्सपेंशन, कि वो बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली 50 है तो कोई चेंज नहीं है, और बिलो 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब जो बिजनेस है वो आपका कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ओके, अभी हमारा कितना जो है स्कोर है 59.3 है, दैट मीन्स हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ $125 million लोन अंडर द असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू एनहांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेसिलेंस इन असम। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है $125 million का लोन असम को, असम के
असम अंडर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो इट इज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, किसने अप्रूव किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे अप्रूव किया है। और इसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कवर होंगे, जैसे बरपेटा, बॉन, गिरगांव, डुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, नलबरी एंड गुवाहाटी। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आपके कवर किए गए हैं। अब बात करें थोड़े और डीप में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी लगाई जाएगी 6 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, जिसकी कैपेसिटी टोटल 72 MN की है। ठीक है, MN लीटर्स पर डे की है। ठीक है, आपका जो खर्चा है वो किया जाएगा 800 किलोमीटर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस पे इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा ताकि रिड्यूस किया जा सके नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेस टू बिलो 20%। ठीक है, देन स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा असम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन डेवलपमेंट का इन पार्टनरशिप विद IIT गुवाहाटी। ठीक है, देन यहाँ पे बोला गया है जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको ट्रेन किया जाएगा वाटर ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके प्रेसिडेंट है मसातो कांदा फ्रॉम जापान। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 69 है और इसे 1966 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन MOU विद इंडियन रेलवेज टू एनहांस इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। तो रिसेंटली अभी इंडियन रेलवेज ने MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए। तो ऐसे रेलवे एम्प्लॉइज जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो इंश्योरेंस है वो आपका बढ़ा दिया गया है। जैसे ग्रुप ए वाले जो आपके रेलवे कर्मचारी थे उनका 1.20 लाख का इंश्योरेंस होता था, अब ये कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। ऐसे ही ग्रुप सी वालों का 60,000 था, ग्रुप बी वालों का 60,000 था, ग्रुप सी वालों का 30,000 था। नाउ ये सभी के लिए अब 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, टू दी ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नेचुरल डेथ कवर जो है ये 10 लाख का यहाँ पे जो है कवरेज दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री कवर्स जैसे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो 1.60 करोड़ का है। ठीक है, वहीं पे आपका रुपे डेबिट कार्ड में अप टू 1 करोड़ का ये दिया गया है। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट जो है इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो अप टू 80 लाख यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक लिमिटेड बाय द RBI एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 20 सितंबर 2025। तो रिसेंटली रामा सुब्रमण्यम गांधी जो हैं इनको अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन येस बैंक का जो है अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इनका टेन्योर 20 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 13 मई 2027 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो रामा सुब्रमण्यम गांधी जी हैं इन्होंने एज ए डिप्टी गवर्नर सर्व किया है RBI में बिटवीन 2014 टिल 2017। ठीक है, नेक्स्ट इज विच फिनटेक कंपनी डिड द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद टू इनेबल सिक्योर एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके जिसके साथ FIEO ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो सिक्योर हो सके, वो एफिशिएंट हो सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रिस्क-पे। ओके, दिस इज द फिनटेक कंपनी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका जो FIEO के DG एंड CEO हैं अजय सहाय, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिस्क-पे जिनका नाम है इंदुनाथ चौधरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आपके अग्रीमेंट साइन हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर सेबीज रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन व्हाट इज द न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट पर एंटिटी कैलकुलेटेड ऑन अ फ्यूचर इक्विवेलेंट बेसिस। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक फ्रेमवर्क लाया गया है किस चीज के लिए? मॉनिटर करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स एक ही दिन में आपका ट्रेडिंग जो हो रही है, चाहे आप जैसे एक ही दिन में आपने सुबह शेयर्स बाय किए किसी कंपनी के और शाम को आपने उसे बेच दिया, मतलब एक ही दिन में बाय और सेलिंग हो गई, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये आपका है, समझ आया ये? अब इसमें 2 टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है, एक होता है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। ठीक है,
लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए, ठीक है, एंड जैसे ही प्राइस इसका आपका बढ़ा, इंक्रीज हुआ, आपने इसको सेल कर दिया, आपने इसे बेच दिया। जैसे आपने 100 रुपए का शेयर जो है खरीदा और 120 में आपने बेच दिया, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, है ना। दूसरा आपका होता है शॉर्ट पोजीशन। आपने कितनी बार सुना होगा कि जब प्राइस गिरते हैं तभी भी बहुत लोगों को फायदा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका शॉर्ट पोजीशन में, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या है, आपने किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने बोरो किए हैं स्टेक, ठीक है, शेयर्स जो हैं वो आपने बोरो किए। अब जैसे ही आपका जो प्राइस है वो कम हुआ, जैसे आपने 100 रुपए में जो है शेयर्स आपके जो है बोरो किए आपने, ठीक है, अब इसका प्राइस जैसे 70 रुपए हो गया तो आपने इसे बेच दिया। फिर आपने जैसे ही प्राइस कम हुआ आपने जो है बायबैक कर लिया, तो आपको 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, ये दोनों चीज समझ आए। अब इंट्रा ट्रेडिंग में ये दोनों चीज आपकी होती हैं। अब यहाँ पे सेबी ने जो नया फ्रेमवर्क लाया है इसमें बोला है कि एक आपकी कंपनी में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो है मैक्सिमम कितना जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका रखा गया है 5000 करोड़ का। अगर पूछी जाए प्रीवियस लिमिट क्या थी, तो प्रीवियस लिमिट आपकी थी 1500 करोड़ की, अभी इसको बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया गया है। ये क्लियर हुआ, दोनों लिमिट याद रखनी है। साथ में ही ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट, मतलब टोटल आप जो है कितनी यहाँ पे पर एंटिटी कितना अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10,000 करोड़ पर एंटिटी का ये आप अमाउंट यहाँ पे ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट जो है वो 10,000 करोड़ की आपकी पर एंटिटी रखी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे मॉनिटरिंग करने की बात की गई है, तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सेबी द्वारा कि उनको मिनिमम 4 रैंडम चेक यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। अब ये जो 4 चेक होंगे इनमें से मिनिमम बोला है, ठीक है, मिनिमम 4 होने चाहिए, और इन चारों में से भी एक चेक आपका होना चाहिए 2:45 PM से 3:30 PM के बीच में। अब यही टाइम क्यों यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा आपका जो है ट्रांजैक्शन होती है, मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, इस वजह से ये टाइम सेलेक्ट किया गया है सेबी द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज हमने पढ़ी कि ये जो लिमिट आपकी बढ़ाई गई है ये कब से इफेक्ट में आएगी, और या आपके जो ये 4 रैंडम चेक्स हैं ये कब से स्टार्ट किए जाएंगे, तो 1 अक्टूबर 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। और जो इन फ्रेमवर्क्स इन बेसिकली इन कंडीशंस को या इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको पेनल्टीज लगाई जाएंगी, और ये पेनल्टी का सिलसिला आपका 6 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज and NPCI, UPIs, that is a Unified Payment Interface, crossed how many monthly transaction in August 2025? तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आपकी अगस्त के मंथ में यहाँ पे देखी गई है, which is 20 बिलियन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई ट्रांजेक्शन। यहाँ पे और चीज की अगर हम बात करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है ये आपकी एज कम्पेयर टू 2024 ये 34% इंक्रीज हुई है। 2024 में 14.9 बिलियन पहुंची थी और अभी अगस्त 2025 में 20.01 बिलियन ये पहुंची है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी प्रीवियस ईयर से 21% इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे जो डेली आपके ट्रांजैक्शन है वो 645 मिलियन हैंडल किए गए हैं। इसके अलावा डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ये आपकी 80,177 करोड़ पहुंची गई है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है पूरा डिटेल देख सकते हो लास्ट 5 मंथ का, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो मंथ वाइज क्या यहाँ पे वॉल्यूम रहा है या वैल्यू रही है। ओके, now next question है, which company has received SEBI approval to transfer a 60% controlling stakes in its Indian operation to IndusInd International Holdings Limited? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो अपने 60% के जो स्टेक हैं वो ट्रांसफर करेगी IndusInd International Holding Limited को एज पर दी अप्रूवल बाय सेबी? तो इट इज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। ओके, अब यहाँ पे जो IIHL है ये 60% स्टेक एक्वायर करेंगे इन्वेस्को AMC में एंड इन्वेस्को ट्रस्टी में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इनफ्लोज इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026? तो रिसेंटली RBI द्वारा डेटा रिलीज किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स हैं कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल
ईयर 2026 में आपका क्या क्या चीज़ें हुई है। जैसे अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो ये आपका कम हुआ है, ये 2.4 बिलियन यूएस डॉलर आपका हुआ है क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। इसके अलावा नेट एफडीआई इनफ्लोज जो है ये आपका 5.7 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है, जो एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 आपका कम हुआ है। ठीक है, पहले ये 6.2 बिलियन यूएस डॉलर था, अब 5.7 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट एफपीआई इनफ्लोज कितना है, तो ये आपका 1.6 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है इन दी क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो प्रीवियस अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2025 से ये आपका जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 1.6 बिलियन यूएस डॉलर आपका था इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, नाउ इट इंक्रीज टू 3.7 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है ऑल आर करेक्ट, तो सारे स्टेटमेंट्स जो अभी हमने पढ़े वो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपका बड़ा है, 4.5 बिलियन यूएस डॉलर आपका हुआ है क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नेक्स्ट मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो आपका 68.5 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। देन रेमिटेंस जो आपका है प्राइवेट ट्रांसफर्स बेसिकली, वो 33.2 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। देन एनआरआई डिपॉजिट जो है ये आपका कम हुआ है, क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 बिलियन था, अभी ये 3.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ठीक है, देन प्राइमरी इनकम जो है वो आपकी 12.8 बिलियन हुई है, 8 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड recently in September collaborated with which among the following banks to provide unified collateral management services across India। तो रिसेंटली जो सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपका आईडीबीआई बैंक के साथ एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। ठीक है, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब ये जो कमोडिटी है ये इंडिया की लार्जेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक एंड एग्री सॉल्यूशन कंपनी है, और इस कंपनी ने इंडिया के साथ साथ म्यांमार में भी अपने जो नेटवर्क हैं वो एक्सपैंड किया है। नाउ 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके इंडिया और म्यांमार में है, मतलब टोटल 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके हैं। ठीक है, इंडिया और म्यांमार में। Now next is which bank has launched the third edition of its flagship initiative, जिसका नाम है स्पर्श वीक। ठीक है, जिसको 1 सितंबर से 5 सितंबर तक ऑब्जर्व किया गया था अंडर द थीम रेज द बार। ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने स्पर्श वीक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, मतलब इसके थर्ड एडिशन को लॉन्च किया था, तो इट इज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक। इट इज लॉन्च बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कस्टमर इन टियर 3, टियर 4 एंड रूरल मार्केट। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसका पार्टनरशिप हुआ है, जिसका कोलैबोरेशन हुआ है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ? इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनके कस्टमर्स को इन टियर 3, टियर 4 एंड रूरल मार्केट। तो इट इज योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा पेमेंट बैंक है? इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, नाउ आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। एक्सिस बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1993 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is recently in September, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, partnered with which of the following banks to support startups and innovator across India। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने recently DPIIT के साथ आपका जो है पार्टनरशिप की है ताकि जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, उनको मेंटोरशिप जो है प्रोवाइड की जा सके, उनके साथ काम करके कुछ नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके लाए जा सके। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ये आपका टाई अप हुआ है, ये पार्टनरशिप आपकी की गई है डीपीआईआईटी द्वारा। ठीक है, नाउ आईसीआईसीआई बैंक जो है ये डिजाइन करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम को, विच विल बी होस्टेड ऑन दी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ठीक है, जो आपका होस्ट किया जाएगा ऑन दी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे, और सिलेक्शन कौन करेगा? डीपीआईआईटी करेगा। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे उनको एक्सेस मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक्स की मुंबई बेस्ड जो बेसिकली एक्सेलरेटर है। ठीक है, बेसिकली उनकी जो ब्रांच है उनके साथ काम करने का इन्हें मौका मिलेगा, जैसे डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस इनको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, देन मेंटोरशिप ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है?
स्टार्टअप्स जो हैं इनको चांस मिलेगा टू रन अ पायलट प्रोजेक्ट्स विद दी वेरियस आईसीआईसीआई बैंक्स डिपार्टमेंट्स। तो इनके आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करने का भी इनको मौका मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक और आपका एमओयू साइन हुआ है डीपीआईआईटी द्वारा किया गया है, किसके साथ? फाइजर के साथ। ठीक है, अमेरिकन कंपनी जो है उसकी सब्सिडी है फाइजर आपकी। ठीक है, इसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम को। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक प्रोग्राम आपका जो है यहाँ पे द फाइजर इंडोवेशन प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के तहत हर एक स्टार्टअप को, ठीक है, अप टू 60 लाख तक का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे बाय दी डीपीआईआईटी उनको। ओके, नेक्स्ट है 18 मंथ का इंक्यूबेशन प्रोग्राम इनका होगा विच विल बी डिलीवर्ड बाय सोशल अल्फा। नेक्स्ट है स्टार्टअप जो है इनको एक्सेस मिलेगा टू एक्सपर्ट मेंटोरशिप, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल नेटवर्क का। देन स्टार्टअप्स जो हैं, सिलेक्टेड स्टार्टअप जो हैं उनको आपकी जो R&D फैसिलिटीज़ हैं फाइजर की, उनके साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा 14 मेडटेक स्टार्टअप्स को इनोवेटिंग इन स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट इनेबलर्स। और इसका स्पेशल फोकस रहेगा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, ऑन्कोलॉजी पे, ब्रेन हेल्थ पे एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे। ठीक है, now next is Infosys recently announced the acquisition of a 75% stake in which company to establish a joint venture focused on AI powered cloud and digital services। तो recently Infosys ने announce किया था कि ये acquire करेंगे 75% stake in Versent Group। ठीक है, किसमें? Versent Group में, एंड इसका टोटल वर्थ आपका है $153 मिलियन का। That Versent Group is a wholly owned subsidiary of Australia's Telstra। Okay. Next question है the RBI has announced the introduction of a continuous clearing and settlement of realization in CTS, that is check truncation system। Under the new CTS clearing process, what is the time window for Droi Bank to confirm check status? तो इस न्यूज़ को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली है क्या, आरबीआई ने एक कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात की है, जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। देखो बेसिकली चेक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया है, ठीक है, जैसे 10 लाख का चेक आपको मिला है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक उस चेक को डिजिटलाइज फॉर्म में ड्रॉई बैंक के पास भेजेगा। ठीक है, जब क्लियरेंस आएगा उसके बाद जाके आपका अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन लगभग लग जाते हैं चेक को जो है क्लियर होने में। तो ये चीज़ अब रियल टाइम बेसिस पे हो, इस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है आरबीआई ने। क्या बोला है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन सीटीएस। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में देख। सो रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आपके क्लियर हो जाए, इस वजह से ये इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, देखते हैं। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2008 में लाया गया था और 2010 में पूरे इंडिया में ये आपका लागू हो गया था। ठीक है, अब ये है क्या, ये सिस्टम जो है आपके जो चेक आते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं एक चेक लिख के गई 10 लाख का, किसी ने मुझे 10 लाख का चेक दिया था, वो मैं क्लियरेंस के लिए गई अपने एसबीआई में। ठीक है, मैंने क्या किया, वो चेक दिया। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू मेरे चेक की डिजिटल कॉपी जो है वो जिस बैंक का चेक होगा उस पर भेजी जाएगी फॉर क्लियरेंस। तो ये आपका है चेक ट्रंकेशन सिस्टम कि डिजिटल वे में आपका चेक जो है ड्रॉई बैंक के पास भेजा जा रहा है कि भाई अमाउंट के लिए, राइट, क्लियरेंस के लिए बेसिकली। ठीक है, इससे पहले फिजिकल फॉर्म में चेक्स जो हैं वो भेजे जाते थे। 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू डिजिटल वे में ये चीज़ होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल वे में हो रहा था, बट 2+1 डे यहाँ पे लग रहे थे, मतलब 2 दिन यहाँ पे जो है इस क्लियरेंस में लग रहा था। अब आजकल का ज़माना तेज़ हो गया है, तो आरबीआई चाहता है कि हमारी जो ये सिस्टम है चेक क्लियर करने का वो भी तेज़ हो जाए। ठीक है, तो अब नए सिस्टम के थ्रू हमारे जो चेक हैं वो विद इन अ फ्यू आवर्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो आपका बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे बैंक हैं, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई जिसके पास मैं चेक लेके गई, दूसरा बैंक है एचडीएफसी जिसका चेक था।
ठीक है। तो यहाँ पे SBI जो है इसके पास प्रेजेंटेशन टाइम कितना है, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इसके पास टाइम है कि ये चेक जो है वो भेज सकता है। ठीक है, और ड्रॉई बैंक आपका है HDFC, जिसके पास टाइम है कि ये कंफर्म करेगा कि भाई मतलब चेक एक तरह से क्लियर करेगा कि 10 मतलब ये अपना रिस्पॉन्स बेसिकली देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंफर्मेशन होगी ये 10 से 7 बजे तक देगा। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइमिंग पे बेस्ड, ये क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि भाई पहले जो मतलब चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसमें कितने वर्किंग डेज आपके लगते हैं, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों चीज क्लियर हुई। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, अब जो इम्प्लीमेंटेशन है आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले का, ठीक है, ये 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है ये 4 अक्टूबर से आपका इफेक्ट में आएगा, जहां पे ड्रॉई बैंक जो है उनको कंफर्म करना होगा चेक 7 PM तक ऑन दी सेम डे। ये चीज ध्यान में रखनी है कि विद इन जिस दिन चेक जो है जैसे SBI द्वारा जो चेक भेजा गया है उसी दिन वो कंफर्मेशन दे। अगर वो कंफर्मेशन नहीं देते हैं देन उसको हम जो है अप्रूव्ड मान लेंगे कि हम सेटलमेंट के लिए वो चेक जो है अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फेज 2, ये आपका 3 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ड्रॉई बैंक है उसको कंफर्म करना होगा विद इन 3 आवर। जैसे अगर मैंने जो है 10 बजे मतलब SBI बैंक ने 10 बजे HDFC को कंफर्मेशन के लिए चेक भेजा है तो विद इन 3 आवर्स उनको जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, ये सेकेंड फेज की बात की जा रही है। तो 2 फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहला आपका है अक्टूबर से, दूसरा है जनवरी से। ठीक है, ये दोनों चीज आपकी क्लियर हुई। तो इस 2 इम्प्लीमेंटेशन आपके रहेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे RBI ने क्या मेंशन किया है, RBI ने क्लैरिफाई किया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट जो प्रेजेंटिंग डे है, ठीक है, प्रेजेंटिंग बैंक जो आपका है जिसे मैं SBI बोल रही थी, इज रिक्वायर्ड टू रिलीज फंड्स टू देयर कस्टमर इमीडिएटली विद इन अ आवर। जैसे ही उनको जो है कंप्लीशन हो जाता है सेटलमेंट प्रोसेस, आफ्टर दैट SBI को मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे विद इन योर 1 आवर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, RBI ने अनाउंस किया है नया कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन realization in CTS. Under the new CTS clearing process, what is the time window for the Droi Bank to confirm check status? तो इन्हें कंफर्म करना होगा चेक स्टेटस 10 से 7 बजे तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर C। Now next आपका क्वेश्चन है, who was appointed as a chairman and managing director of a NHPC Limited by the Appointments Committee of Cabinet in September 2025? तो recently NHPC Limited के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। किसने अपॉइंट किए हैं, ACC ने। ठीक है, कौन अपॉइंट किया गया है, भूपेंद्र गुप्ता जी को अपॉइंटमेंट एज अपॉइंट किया गया है CMD NHPC Limited का। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है राजकुमार चौधरी को। फाइन। Now next is who was elected as a chairman of a Association of Mutual Funds in India? AMFI के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है संदीप सिक्का। ठीक है, क्या नाम है, संदीप सिक्का। और इन्होंने रिप्लेस किया है नवनीत मुनौत को, जो MD एंड CEO हैं आपके HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है विशाल कपूर, जो CEO हैं बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है एंथनी हेरिडिया को, जो MD एंड CEO हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के। ठीक है, AMFI की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1995 में। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? तो रिसेंटली बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिला है, ये लॉन्च कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है अरुधा SIF प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसके थ्रू ये नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट टू ₹5 lakh फॉर कैटेगरीज रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट, विच कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एनहांस्ड ₹5 lakh लिमिट? तो रिसेंटली NPCI ने कुछ कैटेगरीज के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी बढ़ाई है, ये आपकी 5 लाख कर दी गई है। साथ में ही जो 24 आवर्स लिमिट है वो भी कुछ कैटेगरीज में इन्होंने बढ़ाई है, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सी आपकी कैटेगरी है जिसमें जो एनहांस लिमिट है वो 5 लाख नहीं की गई है? ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज ज्वेलरी जो है इस कैटेगरी में आपका जो लिमिट है, ठीक है,
वो नहीं बढ़ाया गया है, वो 5 लाख नहीं किया गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एनपीसीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं सारे बैंक्स को, एप्लीकेशन को, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि इनको ये सारी चीज़ें जो है आपकी की जो ट्रांजैक्शन लिमिट जो है और आपकी जो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन लिमिट है 24 आवर्स की, वो जो चेंज हुई है वो कब से इंप्लीमेंट करनी है, वो आपके 15 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट करनी है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अभी एक एक कैटेगरी को देखेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं एनपीसीआई की, जिसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप अस्पे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2008 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ बात करते हैं एक एक कैटेगरी की, जैसे आपकी कैपिटल मार्केट जो है, ठीक है, कैपिटल मार्केट की कैटेगरी, इसका ओल्ड ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख था, अब इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और 24 आवर क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी है, 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेमेंट की बात करें तो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है। देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो 1 लाख से 5 लाख की गई है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ये भी बढ़ाई गई है, 2 से 5 लाख की गई है। देन आपकी ईएमआई कलेक्शन या लोन कलेक्शन जो है, इसमें भी लिमिट आपकी बढ़ाई गई है, 2 लाख से 5 लाख की गई है। ऐसे ही ट्रैवल में 1 लाख से 5 लाख किया गया है। देन आपका ज्वेलरी परचेज जो है, इसमें 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो फॉरेक्स रिटेल होता है, या आप फॉरेन करेंसीज की फॉरेन करेंसीज की जो हम लेते हैं, राइट, तो उसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है, 2 लाख से 5 लाख की गई है। ऐसे ही टैक्स डिपॉजिट वाया डिजिटल अकाउंट जो है, ये आपके 2 से 5 लाख की गई है। ऐसे ही डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो है, इनिशियल फंडिंग इसकी आपकी 2 लाख थी, अभी भी सेम है आपकी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 24 आवर क्यूमुलेटिव लिमिट की, तो ये आपकी कैपिटल मार्केट, देन इन्वेस्टमेंट, देन आपका इंश्योरेंस पेमेंट, फिर आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 10 लाख की गई है। ऐसे ही आपका लोन या ईएमआई कलेक्शन, ये भी 10 लाख है। मतलब 24 आवर्स में आप अप टू 10 लाख तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर ट्रांजेक्शन 5 लाख ही खर्च कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dassault Aviation increased its shareholding in Dassault Reliance Aerospace Limited joint venture from 49% to 51% by acquiring an additional 2% stake from which company? तो जो DRAL है, ये आपका डिसॉल्ट एविएशन एंड रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, और इसमें अभी जो है, जो डिसॉल्ट एविएशन है, इसने इस जॉइंट वेंचर में 2% एडिशनल स्टेक जो है एक्वायर किए हैं। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ यहाँ पे जो DRAL की अगर हम बात करें तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये हमारे रफेल और फैल्कन जेट्स जो हैं, इनके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। फाइन, नाउ जो ट्रांजैक्शन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद VO चिदम्बरम Port Authority to establish a green hydrogen fueling station at VOC Port, जो आपका टूटीकोरन में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो NTPC की सब्सिडरी है, इसने अभी MOU साइन किया है VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के साथ। किस चीज़ के लिए ये MOU साइन हुआ है, ताकि ये इस्टेब्लिश करे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को। ठीक है, अब जो NGEL है, ये डिप्लॉय करेगी हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक्स को इस पोर्ट पे। फाइन, सिग्नेटरीज की बात करें तो किशोर कुमार होता, जो चीफ जनरल मैनेजर है NTPC से, एंड A गणेशन, जो चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है आपके VO चिदम्बरम पोर्ट से, पोर्ट अथॉरिटी से, उनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है, या पोर्ट जो है, ये आपका पहला इंडिया का पोर्ट बन जाता है विद अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ 10-year MOU विद अ सिंगापुर बेस्ड होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज टू जॉइंटली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स फॉर द इंडियन मार्केट? तो इनमें से कौन सी कंपनी आपकी है जिसने 10 साल का अग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर के होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि ये दोनों कंपनीज जॉइंटली डेवलप करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स को? ठीक है, तो आंसर हेयर इज, इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Amazon India acquired which company for $200 million to expand its digital lending business in India? तो Amazon India ने एक्वायर किया है Axio को। Axio जो आपका एक NBFC था, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड NBFC था, जिसको
अमेजॉन इंडिया ने एक्वायर किया है एक्सपैंड करने के लिए इनका डिजिटल लेंडिंग बिजनेस इंडिया में। ठीक है, अब एक्सियो जो है इसका पुराना नाम जो है वो पूछा जा सकता है, विच इज कैपिटल फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कमिटिंग टू इन्वेस्ट ₹21,000 करोड़ अंडर द स्टेट्स राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो राजस्थान का जो आपका राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव है, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 21,000 करोड़ की पीएनबी बैंक जो है उनके द्वारा यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। सिग्नेटरीज आपके थे अशोक चंद्र जो एमडी एंड सीईओ है पीएनबी के, एंड वैभव गलरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आपके राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके ये आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। साथ में ही अगर हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की, तो ये इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। किस चीज के लिए? विद एन एम टू मेक राजस्थान अ $315 billion इकोनॉमी बाय विच ईयर? बाय 2029। Now next up question है, which Indian company has signed an agreement with the Green Power Corporation of Bhutan for the establishment of a 570 megawatt Wangchu hydroelectric project in Bhutan। तो recently भूटान के जो पीएम है दाशो टिशरिंग टोब्गे, इनका विजिट हुआ था इंडिया में और इस दौरान ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था इंडिया और भूटान के बीच में। और ये अग्रीमेंट इंडिया की अदानी पावर लिमिटेड ने साइन किया है भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश करे 570 मेगावाट का वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग जो है ऑन दी पावर परचेज अग्रीमेंट, ये भी आपका साइन हुआ था। साथ में ही कंसेशन अग्रीमेंट, ये भी आपका यहाँ पे साइन हुआ था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा नोट करना है जो ये आपका 570 मेगावाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके लिए एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो है 6,000 करोड़ का, एंड इट विल फॉलो अ बूट मॉडल। ठीक है, बूट का मतलब है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, इस पे ये वर्क करेगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका शुरू हो जाएगा जून 2026 में। ठीक है, मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो जून 2026 में स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2031। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं भूटान के जो पीएम हैं, इनके साथ साथ और कौन आया था। फर्स्ट लेडी यहाँ पे आई थी जिनका नाम है ताशी दोमा। इनके चीफ अबॉट जो हैं भूटान के जे कैनपो, एंड सीनियर डेलीगेशन यहाँ पे इनके साथ आया था। ठीक है, इनका विजिट 3 to 6 सितंबर को था इंडिया में, एंड इस दौरान इन्होंने विजिट किया था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में और इनवाइट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को कि ये ज्वाइन करे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल भूटान का। ठीक है, नाउ इसके अलावा इन्होंने ये आपका पार्ट बने थे इनॉग्रेशन ऑफ अ रॉयल भूटान टेम्पल। इंडिया में रॉयल भूटान टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है राजगीर बिहार में, इसका इनॉग्रेशन था जिसके ये पार्ट बने थे, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, राइट। नेक्स्ट आता है इन्होंने महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया बिहार में, वहां पे विजिट किया था जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, देन यहाँ पे इनके विजिट के दौरान इनको प्रेजेंट किया गया है रेप्लिका ऑफ महाबोधि टेम्पल, सैक्रेड बोधि लीफ एंड बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पब्लिकेशंस जो है वो इन्हें यहाँ पे एज अ गिफ्ट प्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एज अ गिफ्ट दी गई है, राइट। इसके अलावा भूटान के जो पीएम है और इनके जो डेलीगेशन है, इन्होंने राम जन्मभूमि टेम्पल जो है अयोध्या का हमारा जो टेम्पल है वहां पे भी विजिट किया था, एंड इनका मीटिंग भी हुआ था एस जयशंकर जी के साथ। इन्होंने डिस्कशन किया था फॉर स्ट्रेंथनिंग दी इंडिया भूटान बायलैटरल टाइज, और इन्होंने डिस्कशन किया था आपके हाइड्रो पावर, ट्रेड, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state holds the largest small business credit portfolio as of June 2025 as per Small Business Spotlight report। अब जो ये रिपोर्ट है स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज की है सिडबी और CRIF हाई मार्क ने। किसने रिलीज की है? सिडबी। मुझे कमेंट सेक्शन में सिडबी का फुल फॉर्म बताइए, एंड CRIF हाई मार्क ने। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इस स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है एज ऑफ जून 2025 वो रहा है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र का 6.06 लाख करोड़ रहा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु 4.21,
देन लाख करोड़, देन गुजरात 3.69 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 3.61 लाख करोड़ एंड कर्नाटका 3.18 लाख करोड़, राइट। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। जो रिपोर्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इट वाज जॉइंटली रिलीज बाय दी सिडबी एंड CRIF हाईमार्क, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल स्मॉल बिजनेस क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो 19.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है एंड इट रीच टू दी 45.3 लाख करोड़ एज ऑफ जून 2025। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इसका था, राइट। देन अगर हम बात करें अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये आपके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, राइट। मुंबई ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है 4.4%, 3.8% दिल्ली का था एंड 3% आपका बेंगलुरु का था, राइट। नाउ सोल प्रोपरेटर्स जो आपके हैं, मतलब ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो किसी इंडिविजुअल द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है, दे अकाउंट फॉर मोर देन 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एंड ओवर 85% ऑफ एक्टिव लोन्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company has signed an agreement with the Mandovi Dry Docks? Mandovi Dry Docks जो है ये एक आपकी इंडियन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कंपनी है, ठीक है। इनके साथ एक कंपनी ने अभी जो है अग्रीमेंट साइन किया है इन पार्टनरशिप विद दी रेप्ले ग्रुप टू प्रोवाइड अ फुली इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टग अंडर दी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो बेसिकली जो आपकी कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम है, इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए? इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक टग के लिए। और ये जो इलेक्ट्रिक टग हैं ये आपके डिप्लॉय किए जाएंगे दीनदयाल पोर्ट में, ठीक है। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी? दीनदयाल पोर्ट में ये आपका डिप्लॉय किया जाएगा, फाइन। नाउ अब यहाँ पे इक्विपमेंट पैकेज की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी परमानेंट मैग्नेट ड्रिवन एजीमथ थर्स्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है। देन वेसल इनसाइट एंड वेसल परफॉर्मेंस, इसके लिए डिजिटल सोल्यूशन आपके प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फुल इंटीग्रेशन सिस्टम यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही इलेक्ट्रिक टग की बात करें तो इसे डिजाइन कौन करेगा? नव नॉटिक इंडिया द्वारा इसको डिजाइन किया जाएगा एंड ये आपका होगा 60 टर्न्स का, ठीक है। एंड इसे डिलीवर और कमीशन किया जाएगा 2026 में, मतलब नेक्स्ट ईयर इसको जो है कमीशन किया जाएगा। एंड ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए जो कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम है, इनकी ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर एज ऑन 30th जून 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। तो एमफिन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इट इज द 54th एडिशन, जिसका नाम है माइक्रोमीटर एज ऑन 30th जून 2025। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है। पहला आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि एज पर दिस रिपोर्ट असेट अंडर मैनेजमेंट जो आपका है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, ये आपका रहा है रुपीज 1,34,574 करोड़ एज ऑन 30th जून 2025, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूडेड है आपका ओन पोर्टफोलियो 1,11,849 करोड़ का एंड मैनेज पोर्टफोलियो है रुपीज 22,725 करोड़ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 जो टोटल लोन अमाउंट आपका है ये है 22,805 करोड़ का, जो डिस्पर्स किया गया है थ्रू 41.5 लाख अकाउंट्स, ठीक है। इन अकाउंट्स में ये डिस्पर्स किया गया है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 जो NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने रिसीव किया है 12,781 करोड़ का डेब्ट फंडिंग। और अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 19.9% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ओके। नेक्स्ट है, बिहार रिमेन्स द लार्जेस्ट स्टेट बाय पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अगर हम पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपके बिहार स्टेट का आता है, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सारे स्टेटमेंट जो है हमारे वो करेक्ट हैं, ABCD जो है सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नाउ थोड़ी और डिटेल ले देते हैं। पहला वाला पॉइंट वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि असेट अंडर मैनेजमेंट जो आपका है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का वो कितना है 1,34,574 करोड़ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन बात करेंगे फंडिंग पैटर्न की, तो डेप्ट अगर हम बात करें टोटल डेप्ट फंडिंग तो ये हमें 12,781 करोड़ की मिली है, जिसमें 19.9% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देन अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक्स की, तो बैंक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 81.9% कंट्रीब्यूट किया है।
आपका नॉन बैंकिंग एंटिटीज ने 8.4%, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कंट्रीब्यूशन रहा है 3.6% का, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग 3.5% एंड अदर्स से आता है 2.6% का, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो डिसबर्समेंट हुई है, ठीक है, लोन डिसबर्स कितना हुआ है 22,805 करोड़ का टू दी 41.5 लाख, राइट, 5 लाख अकाउंट, राइट। नाउ डिसबर्समेंट जो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका जो है कम हुआ है 23.6%, यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। वेयर एज जो आपका एवरेज लोन पर अकाउंट है it stands for 54,956 and it shows an increase of 16.5%. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी पोजीशन की। तो टोटल एनबीएफसी जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इक्विटी है, इट स्टैंड्स फॉर 34,582 करोड़, ठीक है, एज ऑफ 30 जून 2025। और यहाँ पे अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 6.2% का यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वाइज पोर्टफोलियो इनसाइट की। तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स की हम बात करें तो सबसे पहला आपका टॉप में आता है बिहार, जिसका आउटस्टैंडिंग आपका था सबसे ज्यादा 54,666 करोड़ का, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है हाईएस्ट एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग पर अकाउंट, जहां पे तमिलनाडु ने टॉप किया है विद 31,363, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, नाउ बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क की, दैट इज एमफिन की, जिन्होंने रिपोर्ट जो है जारी की थी। इसके करंट सीईओ एंड डायरेक्टर हैं डॉक्टर आलोक मिश्रा, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009। नाउ नेक्स्ट इज which Indian state signed an MOU with Japan's ASEAN 1 Co-Limited to create global skill and employment opportunities for its youth। तो रिसेंटली आपका मेघालय जो है, ठीक है, मेघालय ने एक MOU साइन किया है जापान के साथ, जापान की ASEAN 1 कंपनी लिमिटेड के साथ, ताकि ग्लोबल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इनके यूथ के लिए क्रिएट की जा सके, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो आपका पार्टनरशिप है किस चीज के लिए हो रहा है, एक तो जो यूथ्स हैं उनके स्किल्स के लिए, कि उनको अच्छे स्किल्स आए, उन्हें ग्लोबल स्किल्स आए, कि वो इंडिया के अलावा बाहर देशों में भी काम कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे जापान के साथ टाई अप हुआ है, दैट मीन्स जो मेघालय के यूथ हैं वो कहाँ काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, जापान में मिलेगा, राइट। सो इनिशियल फेज में, मतलब जो फर्स्ट ईयर होगा इनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो आपका ईयर है इसमें ट्रेनिंग एंड ओवरसीज प्लेसमेंट 500 स्टूडेंट्स की जाएगी एंड आने वाले 5 सालों में अप टू 5,000 जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको जापान में नौकरी मिलेगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपके स्किल्स अच्छे करेंगे, आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज recently in September, the Competition Commission of India under the Ministry of Corporate Affairs approved the proposed acquisition of Dana Incorporated of highway business by Dash for approximately 2.7 billion US$। तो recently CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन डाना इनकॉर्पोरेटेड का, ठीक है, और इसे एक्वायर कौन करेगा, एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग्स, ठीक है, एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग इनकॉर्पोरेट इसको जो है एक्वायर करेगा। और इस एक्विजिशन में डाना की 3 सब्सिडीज आपकी रहेंगी, 3 इंडियन सब्सिडीज, विच इज ग्राजियानो ट्रांसमिशनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डाना इंडिया टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the government of India has extended Ajay Kumar Srivastava's tenure as MD and CEO of Dash Bank until 2027। तो recently अजय कुमार श्रीवास्तव जो सर्व कर रहे हैं MD and CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के, इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है आपका, ठीक है, 2027 तक। एंड जो टेन्योर एक्चुअली इनका रहेगा 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2027 तक का टेन्योर इनका जो है बढ़ाया गया है और इन्हें 2022 में अपॉइंट किया गया था। इन्हें जो है 2022 में अपॉइंट किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO, और इन्होंने सक्सीड किसे किया था, प्रतिम सेन गुप्ता को इन्होंने जो है सक्सीड किया था। फाइन। Now next question है, which digital payment platform recently received third party application provider approval from the NPCI National Payment Corporation of India to offer UPI services। तो इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल दिया है NPCI ने।
तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वियोना फिनटेक। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज वियोना फिनटेक। और इस अप्रूवल के तहत इनकी 2 ऐप जो है उसको बेसिकली अप्रूवल मिला है। एक तो है ग्राम पे, जो ये अभी लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये ग्राम पे ऐप जो है ये कनेक्ट करेगी फार्मर्स को बायर्स के साथ, इंश्योर करेगी फेयर प्राइसेस, फास्टर पेमेंट हो और यूपीआई एक्सेस बढ़ा, बेसिकली इसकी हेल्प से यूपीआई एक्सेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ही इनकी वियोना पे जो है, ठीक है, इन दोनों को एक तरह से अप्रूवल यहाँ पे मिला है। ओके, फ्रॉम द एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IDEX DIO has signed a MOU with EDCIL, that is EDCIL India Limited, to jointly develop dual-use technology under the Aspire initiative. Now question here is, what is the full form of Aspire? ठीक है, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, आपकी IDEX DIO जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है एडसिल के साथ जॉइंटली डेवलप करने के लिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी अंडर एस्पायर इनिशिएटिव। ठीक है, और एस्पायर का फुल फॉर्म आपका क्या है? एक्सिलरेटिंग स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, एक्सिलरेटिंग स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर। फाइन, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो अमित सतीजा जो एडिशनल सीईओ हैं डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के, एंड गोविंद जायसवाल जो आपके CMD हैं एडसिल के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। Now next आपको क्वेश्चन है, which organization signed a MOU with a National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation to empower over 30,000 tribal students in Eklavya Model Residential School? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ for empowering 30,000 over 30,000 tribal students under which initiative? Eklavya Model Residential School Initiative. तो it is your Coal India Limited. ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? It is your Coal India Limited. और यहाँ पे इस MOU के तहत एम्पावरिंग की जाएगी ट्राइबल स्टूडेंट जो एनरोल किए गए हैं अक्रॉस 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में विच आर लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, नाउ अंडर दिस कोलैबोरेशन कुछ सुविधाएं जो है, कुछ सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे 1200 कंप्यूटर एंड 1200 यूपीएस यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 110 टेबल्स, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ओवर 6200 स्टूडेंट्स को विच आर स्टार्टिंग इन क्लास 10 एंड 12। ठीक है, इसके साथ ही CIL जो है इन्होंने सैंक्शन किए हैं 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, as per the latest SEBI regulation the minimum allotment size in the primary market for privately placed InvITs infrastructure investment trust has been reduced to dash। तो as per the new SEBI regulation जो minimum allotment size है आपका प्राइमरी मार्केट के लिए, ठीक है, फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड InvITs ये आपका रिड्यूस किया गया है 25 लाख। ठीक है, पहले कितना था? पहले आपका 1 करोड़ था, या आप 25 करोड़ तक कर सकते थे, वो डिपेंड करता था आपका। ठीक है, अभी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? ये 25 लाख आपका कर दिया गया है। फाइन, तो 1 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, ये बेस्ड होता था एसेट कंपोजिशन पे, राइट। अभी इसको रिड्यूस करके 25 लाख कर दिया गया है, और सेकेंडरी मार्केट में ये पहले ही आपका 25 लाख कर दिया गया था। ठीक है, मिनिमम अलॉटमेंट साइज। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट, a product designed for Indian citizen planning to move abroad for extended stays। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट को आपका लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं आपकी, जैसे ये अकाउंट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप ओवरसीज एड्रेस प्रूफ यहाँ पे नहीं देते एंड NRI पासपोर्ट स्टैम्प नहीं देते। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आपका आप वहां पे शिफ्ट हो जाते हो दूसरी जगह, एंड आफ्टर दैट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना होगा आपको वो है 10,000 का। ठीक है, इसमें कोई आपकी अपर लिमिट, मतलब कोई यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है बैलेंस की। ठीक है, कितना भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स ना वेल्थ टैक्स इसमें आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टमाइज डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइन अ MOU विद SIDBI टू लॉन्च अ MSE स्पाइस स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड बिकम इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। तो रिसेंटली
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है सिडबी के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर लॉन्चिंग MSE स्पाइस स्कीम। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम के तहत जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपका जो है काम कर रहे हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर वो आगे अपना काम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस 25% की सब्सिडी भी यहाँ पे बैंक इन्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम का फुल फॉर्म है BOB, अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम, ठीक है। स्कीम के तहत 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। साथ में ही लोन्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं अंडर दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है वडोदरा, गुजरात में। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन September 2025 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एलियांस यूरोप BV टू फॉर्म एलियांस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। व्हाट इज द इक्विटी होल्डिंग ऑफ JFSL? यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कितनी इक्विटी है इन अलायंस जियो रिलायंस लिमिटेड, अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड में? तो इट इज 50%, दोनों के 50-50% की यहाँ पे जो है इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी होल्डिंग। Now next is, which bank has recently launched the digital loan facility called Loan Against Mutual Fund, allowing customers to avail loans against their mutual fund investment? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल लोन फैसिलिटी दैट इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च किया है? दैट इज LAMF लॉन्च किया है। तो आंसर हियर इज, इट इज लॉन्च बाय द साउथ इंडियन बैंक। किसने लॉन्च किया है? साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है आपका LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है आपका, ठीक है, ये अप टू 50% का रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, 70% रहेगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एज की बात करें तो 18 से 75 साल यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। एंड मिनिमम म्यूचुअल फंड होल्डिंग आपकी 1 लाख की होनी चाहिए। साथ में ही यहाँ पे आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आप रजिस्टर होने चाहिए एंड आपकी जो KYC है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थ्रू दी परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन और आधार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद SIDBI हैज लॉन्च द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSME? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने SIDBI के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSMEs? मतलब MSMEs अब जो है डिजिटली ही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हियर इज, इट इज फोनपे के साथ आपका जो है पार्टनरशिप हुआ है SIDBI का। एंड यहाँ पे जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? वंस दे आर रजिस्टर्ड, इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डिजिटली ही प्राप्त हो जाएगा, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, Fitch Rating has raised India's GDP forecast by 40 basis point to dash for the financial year 2026। तो Fitch Rating जो है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो इंडिया की GDP फोरकास्ट है ये प्रोजेक्ट की है 6.9%, ठीक है, जो प्रीवियस वाले से 40% आपकी इंक्रीज की गई है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। पहले कितनी थी? 6.5 थी, अभी ये 6.9 आपकी कर दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 की तो 6.3% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है एंड फाइनेंशियल ईयर 2028 की 6.2% आपकी प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल ग्रोथ रेट की, ये आपकी कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 2.4% बताई गई है एंड 2.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2026। नाउ फिच रेटिंग की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं इयान लिनेल, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और 1914 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद फ्रेंच अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, दैट इज CEA, टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन इन फ्रांस? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली CEA के साथ फ्रांस की जो अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसके साथ आपका पार्टनरशिप किया है? तो आंसर हियर इज TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। और इस पार्टनरशिप के तहत ये आपके जो रोबोट्स हैं बेसिकली उनको यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। इनका एम है डिजाइन और डिप्लॉय करना स्मार्ट अडेप्टिव
रोबोट्स फॉर इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 212.64 million US dollar for which project aimed at strengthening coastal resilience and promoting sustainable development in Tamil Nadu and Karnataka। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है, ठीक है, इनके साथ आपका एक डील साइन हुआ है तमिलनाडु एंड कर्नाटका की। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे 212.64 मिलियन US डॉलर का जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है हमें देगा। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है दी जा रही है? शोर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। इट इज स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेसिलेंस एंड द इकोनॉमी। ठीक है, शोर प्रोजेक्ट ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करता है इन द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन में। ठीक है, तो ये शोर प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है वो हमें मतलब वो तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए आपकी दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट आपका है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका हमें फंडिंग दे रहा है। ठीक है, एंड इसका जो लोन टेन्योर है वो कितना होगा? 23 साल का आपका होगा, जिसमें आपका इंक्लूडेड है ग्रेस पीरियड ऑफ 6.5 ईयर्स। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? तमिलनाडु में ये आपकी रहेगी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, कर्नाटका में कर्नाटका इको रिस्टोरेशन सोसाइटी। और ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये स्टैब्लिश करेंगे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, पब्लिक वर्क्स, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर। ठीक है, अब शोर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी 1 लाख लोगों की जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें से 70,000 विमेंस आपकी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके करे जाएंगे, मतलब 30,000 हेक्टेयर्स का जो सी स्केप है आपका उसको कंजर्व किया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन जो है उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इजराइल केमिकल लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद व्हिच इंडियन कंपनी टू लॉन्च सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशन इन इंडिया। तो रिसेंटली इजराइल केमिकल लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस के साथ, ताकि इंडिया में सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस लाए जा सके, लॉन्च किए जा सके। ठीक है, अब मेन फोकस इस पार्टनरशिप का रहेगा इम्प्रूव करने में फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसी। बेसिकली हमारी जो इंडिया की सॉइल है उसमें फॉस्फोरस और जिंक अवेलेबल तो है, बट इस फॉर्म में नहीं है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप है उसे इनटेक कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन है इनका एक प्लेटफॉर्म है बायोनेक्सस नाम से। ठीक है, इस बायोनेक्सस प्लेटफॉर्म ने एक स्ट्रेन यहाँ पे जारी किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक तरह से माइक्रोब, और ये आपका सॉल्यूबल है। दैट मीन्स कि ये सॉइल में जब जाएगा तो जो आपका जिंक या फॉस्फोरस जो किसी कॉम्बिनेशन में मिलता है, ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो आपका आयरन या एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसका काम क्या रहेगा आपका जो इन्होंने स्ट्रेन लॉन्च किया है इसका काम रहेगा ये जिंक और फॉस्फोरस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो और अच्छी और बेहतर जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, और साथ में ही हमारा जो मिट्टी है वो और उपजाऊ भी बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो मेन फोकस क्या रहेगा, फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसीज को बढ़ाना। अब इससे फार्मर्स को फायदा होगा। ठीक है, क्या फायदा होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो इम्प्रूव होएगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजर वेस्टेज जो है वो कम होगी यहाँ पे। क्लियर है। Now next question है who has been appointed as a chairperson of a National Stock Exchange of India Limited, that is NSE, as approved by the SEBI। ठीक है, सेबी ने अभी अप्रूवल दिया है श्रीनिवास इंजेती जो है इनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सक्सीड किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSE की। तो NSE के करंट MD एंड CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान,
और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं श्रीनिवास इंजेती की। ठीक है, अब इनकी प्रीवियस जो जॉब्स थी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एज अ फाउंडिंग चेयरपर्सन सर्व किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी में, IFSCA। ठीक है, इसमें 2020 से 2023 के बीच में। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टर जनरल भी थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। देन इन्होंने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर, फिर LIC बोर्ड एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था इसमें भी 1998 से 2003 के बीच में एज अ डायरेक्टर वर्क किया इन्होंने। एंड ये चेयरपर्सन भी रहे हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रीवियस जो थे वर्किंग थी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज APEDA, टू बूस्ट इंडियाज कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है APEDA का, किसके लिए? बूस्ट करने के लिए इंडिया के कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को। तो आंसर हेयर इज it is signed with the National Cooperative Exports Limited, that is NCEL के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है APEDA का। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो अभिषेक देव जो चेयरमैन है APEDA के, एंड अनुपम कौशिक जो MD है NCEL के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, NCEL की बात करें, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, स्टैब्लिश किया गया था 2023 में। APEDA इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन थिंक टैंक साइन अ 5-year MOU विद OECD टू कोलैबोरेट ऑन ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 साल का MOU साइन किया है OECD के साथ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ, OECD के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है। OECD एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेहतर पॉलिसीज बनाती है फॉर बेटर लाइव्स, राइट। सो इसी वजह से यहाँ पे 5 साल का MOU इनके साथ साइन किया है ORF ने, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है इंडिया का, इसने ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इसमें फोकस एरिया आपका रहेगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इन पे मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली ICRA लिमिटेड जो है, इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ जो है, ठीक है, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन जो होती है या ग्रोथ फोरकास्ट आपकी होती है, ठीक है, ये इंक्रीज की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। पहले इन्होंने 6% बताई थी, अभी इसे इंक्रीज करके 6.5% कर दिया गया है। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो बैंक क्रेडिट है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये आपका राइज करेगा 19 to 20.5 लाख के करोड़ के बीच में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18 लाख करोड़ था, अभी ये 19 से 20.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, विच शोज द ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 11.3%। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन प्लेज $137 million टू बूस्ट इंडियाज ई मोबिलिटी सेक्टर। तो इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्लेज लिया है ये $137 million इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया के ई मोबिलिटी सेक्टर में बेसिकली। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC द्वारा ये प्लेज ली गई है $137 million के लिए। ठीक है, जिसमें से $100 million आपका JBM इको लाइफ जो आपका पार्ट है JBM ऑटो लिमिटेड का, ठीक है, इनको यहाँ पे दिए जाएंगे ये फंडिंग, और $37 million की फंडिंग दी जाएगी आपके मेजनाइन कैपिटल को फॉर ग्रीन सेल मोबिलिटी। ठीक है, तो टोटल $137 million की फंडिंग इंडिया को दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंडिंग से काम क्या होगा, यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रिक बसेस एंड चार्जिंग स्टेशन आपके डिप्लॉय किए जाएंगे 39 म्यूनिसिपैलिटीज में, जैसे महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे ये आपके चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसेस आपके डिप्लॉय की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है, इंडिया का टारगेट है कि हमें 40% ई बस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ानी है बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, अभी ओवर 2 मिलियन बसेस इंडिया में है, जिसमें से हमारा टारगेट क्या है 40% ई बसेस पेनिट्रेशन का बाय दी 2030। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ 126.4 मिलियन US डॉलर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है 126.4 मिलियन US डॉलर का उत्तराखंड में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेसिलेंट टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एट दी टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, जिसमें बेनिफिट आपका मिलेगा ओवर 87,000 रेसिडेंट एंड 2.7 मिलियन विजिटर्स को। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पंजाब नेशनल बैंक टू स्ट्रेंथन इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने PNB के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ताकि PNB का IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे एडवांस किया जा सके, उसे और मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आपका आता है। ठीक है, तो इनके साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ था PNB का। और सिग्नेटरीज की बात करें तो संजीव कुमार जो CMD है TCIL के, एंड मनीष अग्रवाल जो जनरल मैनेजर हैं आपके PNB के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। PNB के आपके MD एंड CEO करंटली हैं अशोक चंद्रा, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। Now next is, who was appointed as India's executive director at the Asian Development Bank as approved by the Appointments Committee of Cabinet। तो recently Appointment Committee of Cabinet जो है, इन्होंने अपॉइंट किया है L सत्य श्रीनिवास को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने सक्सीड किया है विकास शील को। ठीक है, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मसातो कैंदा, हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है, स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 69 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं L सत्य श्रीनिवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन September 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹21 lakh ऑन विच फिनटेक कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी फिनटेक आपकी कंपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर RBI ने पेनल्टी इम्पोज की है 21 लाख की। ठीक है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोन पे 21 लाख का आपका जुर्माना, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है RBI द्वारा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म टू enhance competitiveness of RRB's regional rural banks against the NBFCs and माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करने वाली है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ RRBs अगेंस्ट NBFCs एंड MFIs? तो इट इज योर NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा ये आपका लॉन्च किया जाना है। ठीक है, अब बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका CDCI प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पर्पस क्या है, डिजिटाइज करना एंड ऑटोमेट करना क्रेडिट प्रोसेसिंग को वेरियस लोन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसका एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और स्पीड अप करना लोन डिस्बर्समेंट को। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। नाउ NABARD ने यहाँ पे क्या बोला है, ये कुछ नए लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे आपका हाउसिंग लोन विद फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटीज, इसके अलावा कस्टमाइज MSMEs लोन ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे। साथ में ही ये भी बोला गया है NABARD जो है ये इंटीग्रेट करेगा सारे एमलगेटेड RRBs को इनटू अ सिंगल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। साथ में ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स, CIBIL स्कोर एंड आधार को फॉर अ फास्टर रिस्क असेसमेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what percentage stake is Apollo Hospitals Enterprises Limited planning to acquire in its subsidiary Apollo Health and Lifestyle Limited from the International Finance Corporation and IFC Emerging Asia Fund Apollo Investment Company for ₹1,254 करोड़। तो यहाँ पे एक डील आपकी हुई है बेसिकली,
ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस जो है ये एक्वायर कर रहा है अपने ही सब्सिडी में, अपने बेसिकली स्टेक्स अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के स्टेक ये एक्वायर कर रहा है किससे, आईएफसी और आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड अपोलो इन्वेस्टमेंट कंपनी से। और कितने परसेंट के स्टेक है, 30.5% के स्टेक है। एंड इसका वर्थ आपका डील कितना है, ₹1254 करोड़। ठीक है। नाउ आफ्टर एक्वायरिंग दीज परसेंटेज, दीज शेयर होल्डिंग, इनका जो टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएगा वो 99.42% हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदरेज एरोस्पेस पार्ट ऑफ अ जनरल इलेक्ट्रिक sign a deal with which French company to manufacture critical components for LEAP engine developed by the CFM International। तो गोदरेज एरोस्पेस जो है, ठीक है, इसने एक डील साइन की है फ्रांस की कंपनी के साथ। ठीक है, फ्रेंच कंपनी ये है जिसका नाम है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन, जो बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे लीप इंजन के लिए। ठीक है। नाउ सीएमएफ की बात हमने बात की है यहाँ पे, ये जॉइंट वेंचर है जनरल इलेक्ट्रिक एंड सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन का। ठीक है। अब अंडर दिस अग्रीमेंट जो गोदरेज है ये मैन्युफैक्चर करेगा टाइटेनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन असेंबलीज फॉर लीप इंजन्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। सो इनका नाम आपका है अभिषेक महेश्वरी। ठीक है, क्या नाम है, अभिषेक महेश्वरी। और इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ पार्टनर सर्व किया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में। ठीक है। ही ऑल्सो को फाउंडेड एंड सर्व्ड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ एनकोर एआरसी। ओके। नाउ आईएआरसी की बात करें तो इसको आपका 2002 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी सरफेसी एक्ट 2002 एंड इसके करंट चेयरमैन आपके हैं प्रवीण कंटले। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ माइक्रोसाइट लॉन्च बाय द आरबीआई एट indiacurrency.rbi.org.in। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है आपकी। ठीक है, जो हमें बताती है, जो हमें अवेयर करती है अबाउट दी बैंक नोट्स, जो इंडिया के बैंक नोट्स हैं आपके। ठीक है, उसके डिजाइन, उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन देती है। फाइन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एजुकेट द पब्लिक ऑन इंडियन बैंक नोट्स डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है। अब ये जो माइक्रोसाइट है इसने रिप्लेस किया है पैसा बोलता है .rbi.org.in को। ठीक है, ये जो आपकी साइट है इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बैंक नोट्स के बारे में। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो माइक्रो साइट है ये हमें 360 डिग्री व्यू देगी हमारे बैंक नोट्स का। जैसे आपका जो है 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट्स है, तो हर एंगल से जो है हम एग्जामिन कर सकते हैं हमारे बैंक नोट्स को। ठीक है, ये फीचर हमें प्रोवाइड करती है। साथ में ही हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है सिक्योरिटी एलिमेंट्स के, जैसे वाटर मार्क के बारे में बताती है, लेटेंट इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो हिडन होती है, जैसे गांधी जी की इमेजेस होती है ना आपकी, एक साइड तो आपकी विजिबल होती है। ठीक है, दूसरी साइड में आपकी लेटेंट इमेजेस होती है या हिडन इमेजेस होती है ना, जैसे आप थोड़ा तिरछा करोगे तब आपको दिखती है इमेजेस। ठीक है, वो होती है आपकी लेटेंट इमेजेस। ऐसी माइक्रो लेटरिंग, कलर शिफ्टिंग। ठीक है, ये सब जैसे हमारी जो बीच में एक थ्रेड होती है ना नोट के बीच में, वो कलर चेंज करती है, अगर आप उसको टिल्ट करोगे ग्रीन और ब्लू कलर वो चेंज करती है, राइट। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये आपको इस नई वाली साइट पे मिलेगी। फाइन। इसके अलावा कुछ और आपके स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो आरबीआई द्वारा प्रिंट किया गया है वो कितना है, हाईएस्ट है आपका 10K का। ठीक है, 10,000 का हाईएस्ट नोट जो है वो प्रिंट किया गया था आरबीआई द्वारा 1938 में किया गया था। फिर इसे डीमोनेटाइज किया गया था 1946 में, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में, और फिर बाद में बंद किया गया था 1978 में। ठीक है। इसके अलावा कितनी लैंग्वेजेस आपकी जो है इंडियन नोट्स में होती है। ठीक है, आपने देखी होगी लिपियां होती है, राइट। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएंगी 15 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और हिंदी ये भी आपकी रहती हैं उसमें। ठीक है। इसके अलावा करेंसी पेपर जो है वो कौन सा होता है, 100% कॉटन हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द करेंसी पेपर। फाइन। इसके अलावा एक ऐप भी है यहाँ पे, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। अब ये किसके लिए बनाई गई है, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो इस ऐप के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का ये नोट है। ठीक है, इट इज मेड फॉर
विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आइडेंटिफाइड द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट। ठीक है, ये ऑफलाइन वर्क करती है ऐप, एंड ये महात्मा गांधी सीरीज जो आपकी है नई या पुरानी वाली, उन दोनों के नोट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, कि हाउ मच इन कॉइन्स कैन कस्टमर डिपॉजिट इन द बैंक। कितना आप अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स सबमिट कर सकते हो बैंक में। तो कुछ गेसेस हैं आपके, कितना कर सकते हो। आंसर क्या है, एज पर आरबीआई आप इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कितना भी अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन जो है जमा कर सकते हो बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेबीज न्यू रिलैक्सेशन फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो रिसेंटली सेबी ने आपके कुछ जो रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, वो नोटिफाई किए हैं रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उनके बारे में आपके पॉइंट से आपको बताना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो न्यू डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब ये जो रिलैक्सेशन है वो डीलिस्टिंग से रिलेटेड आपके हैं। तो नया डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये अप्लाई होगा only to the public sector undertaking where government holds 90% और more equity। ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो 90% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, वो ही उन पे ही ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, उनके लिए ही रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, द रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फॉर 2/3 ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज़ बीन रिलैक्स्ड फॉर एलिजिबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो आपके मतलब इस कैटेगरी में ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, उनके लिए 2/3 पब्लिक शेयर होल्डिंग का अप्रूवल जो पहले आपका कंडीशन रखा जाता था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, द फिक्स्ड प्राइस ऑफर मस्ट बी एटलीस्ट 15% हायर देन द फ्लोर प्राइस। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो शेयर होल्डर है दे हैव 1 ईयर पोस्ट डीलिस्टिंग टू टेंडर शेयर, देयर आफ्टर द कंपनी मस्ट डिपॉजिट फंड्स विद इन 30 days, और जो रिमेनिंग अवेलेबल जो फंड्स हैं रिमेन्स अवेलेबल फॉर 7 ईयर फॉर द इन्वेस्टर टू क्लेम। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई हैं सेबी द्वारा। इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो ये सारे आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ऑल आर करेक्ट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।